हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब पर। तो आज हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड में लगी हुई एक महत्वपूर्ण कहानी है उसने कहा था, जो कि पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखी है। बहुत ही ज़्यादा दोस्तों प्रेम और युद्ध की विभीषिका का, कर्तव्य निष्ठा का चित्रण करने वाली एक अभूतपूर्व कहानी है। उसने कहा था। गुलेरी जी का दोस्तों जीवन परिचय है, वो पहले हम पढ़ेंगे। इन्होंने दोस्तों अपने जीवन में कुल 3 कहानियाँ लिखी थी। सुखमय जीवन 1911 में, बुद्धू का कांटा 1914 में और उसने कहा था 1915 में। एक ही कहानी उसने कहा था ने गुलेरी जी को दोस्तों साहित्य इतिहास के क्षेत्र में अमर बना दिया। इस प्रकार की कहानी है दोस्तों। यूँ तो हिंदी की पहली कहानियाँ विभिन्न मानी जाती हैं, जैसे कि 11 वर्ष का समय आचार्य शुक्ल की है, एक टोकरी भर मिट्टी माधवराव सप्रे की है। ठीक है, कई कहानियाँ हैं जो विभिन्न आलोचक अपने अपने मतों के अनुसार, अपने अपने तर्कों के अनुसार हिंदी की पहली कहानियाँ निश्चित करते हैं। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि हिंदी की ऐसी कौन सी कहानी है जो कथा, संगठन और शिल्प की दृष्टि से सबसे प्रौढ़ पहली कहानी मानी जाती है, तो ऐसी दोस्तों पहली कहानी है उसने कहा था, जो गुलेरी जी की दोस्तों कलम से निकल करके हिंदी साहित्य के इतिहास पर, आकाश पर आज भी वैसी ही खड़ी दिखाई दे रही है जैसे 1915 में दोस्तों ये लिखी गई थी और प्रकाशित हुई थी। तो इस कहानी के बारे में किन किन विद्वानों ने दोस्तों क्या क्या कहा है, जब मैं आपको पूरा पीडीएफ है वो लिखाऊंगा तब मैं आपको दोस्तों बताऊंगा। अभी तो आप ये जानें कि उसने कहा था है हिंदी साहित्य की ऐसी अमर रचना है जिसको पढ़कर के दोस्तों पाठक भाव विभोर हो जाता है। उदात्त प्रेम का ऐसा स्वरूप, इस प्रकार का चित्रण। और इस कहानी के बारे में जो सबसे दोस्तों महत्वपूर्ण रचना है वो ये है कि फ्लैशबैक पद्धति, यानी कि पूर्व दीप्ति पद्धति का, जो आज हम फिल्मों में देखते हैं, मूवियों में देखते हैं कि हम अपने पिछले जीवन में लौट जाते हैं, उस शैली का दोस्तों सबसे पहले प्रयोग हिंदी की किसी कहानी में हुआ था तो वो उसने कहा था थी। इसके कुछ दोस्तों विशेषताएं हैं जो सबसे पहले इसमें उद्भाषित हुई थी, जिनकी वजह से इस कहानी को अमर बना दिया। तो इस कहानी के बारे में विभिन्न आलोचकों के क्या कथन हैं, किस प्रकार ये शिल्प की दृष्टि से हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है, शुक्ल जी ने क्या कहा है, ठीक है, विभिन्न विद्वानों ने क्या क्या कहा है, जब पीडीएफ आपको दी जाएगी तब आप बता दिया जाएगा। सबसे पहले अब हम पढ़ते हैं पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जीवन परिचय। तो पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म पुरानी बस्ती जयपुर में 1883 में हुआ था। ठीक है, हालांकि दोस्तों मैं कई बार ये परिचय पढ़ा चुका हूँ आपको, लेकिन फिर भी हमारे एक सब्सक्राइबर थे, उन्होंने कहा था कि सर आप कहानी पढ़ाने से पहले लेखक का परिचय है वो पढ़ाया करें। ठीक है, गुलेरी जी बहुभाषाविद थे। तो ये दोस्तों इनकी महत्वपूर्ण, इनके व्यक्तित्व की विशेषता मानी जाती है कि ये विविध भाषाओं के जानकार थे। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ब्रज, अवधी, मराठी, गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी, बांग्ला के साथ अंग्रेजी, लैटिन तथा फ्रेंच आदि भाषाओं में भी उनकी अच्छी गति थी। वे संस्कृत के पंडित थे। प्राचीन इतिहास और पुरातत्व उनका प्रिय विषय था। उनकी गहरी रुचि भाषा विज्ञान में थी। तो ये दोस्तों आपको भाषा विज्ञान के ये गहरे मर्मस्पर्शी दोस्तों विद्वान थे। गुलेरी जी की सृजनशीलता के 4 मुख्य पड़ाव हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इन्होंने समालोचक पत्र का है वो प्रकाशन किया था, और ये इनका दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पत्र माना जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि समालोचक पत्र का प्रकाशन है वो किसने किया था, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किया था। इसके अलावा मर्यादा 1911 से 12, प्रतिभा 1918 से 20 और नागरी प्रचारणी पत्र का 1920 से 22 के मध्य में इन्होंने निम्न 4 पत्रिकाओं का प्रकाशन किया था। आपको चारों के नाम देकर के पूछा जा सकता है कि इनमें से किस पत्रिका का प्रकाशन गुलेरी जी ने नहीं किया था, एक अन्य का नाम दे देगा। इन पत्रिकाओं में गुलेरी जी का रचनाकार व्यक्तित्व बहुविध उभर करके सामने आया है। उन्होंने उत्कृष्ट निबंधों के अतिरिक्त 3 कहानियाँ, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। सुखमय जीवन लिखी थी 1911 में, बुद्धू का कांटा लिखी थी दोस्तों आपके
1914 में, और उसने कहा था लिखी थी दोस्तों जून 1915 में ये कहानी प्रकाशित हिंदी जगत को दी। सिर्फ उसने कहा था कहानी तो गुलेरी जी का पर्याय ही बन चुकी है। तो दोस्तों जो भी हिंदी कहानियों को प्रेम करता है, प्रेमचंद भले ही दोस्तों सर्वश्रेष्ठ कहानीकार हों, कथा सम्राट माने जाते हों, लेकिन उसने कहा था दोस्तों कहानी की होड़ ना तो आज तक कोई कर पाया है और ना ही शायद कोई कर पाएगा। उसने कहा था कहानी को दोस्तों गोदान उपन्यास के समकक्ष रचना माना जाता है। तो एक छोटी सी कहानी जिसमें बचपन का प्रेम है दोस्तों, वो आगे जाकर के किस प्रकार अपने कर्तव्य का निर्वाह करता है, इसका दोस्तों हमें जीवंत प्रमाण है वो इस कहानी में देखने को मिलता है। गुलेरी जी की विद्वता का ही प्रमाण और प्रभाव था कि उन्हें 1904 से लेकर के 1922 तक अनेक महत्वपूर्ण संस्थानों में अध्यापन कार्य किया। इतिहास दिवाकर की उपाधि से सम्मानित हुए। तो ये आपको दोस्तों मोस्ट है कि कौन सी सम्मान प्रदान किया गया था, कौन सी उपाधि दी गई थी, तो इतिहास दिवाकर। और पंडित मदन मोहन मालवीय के आग्रह पर 11 फरवरी 1922 को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्राच्य विभाग के प्राचार्य बने थे। तो ये आपको दोस्तों ये आपका परिचय हो गया। 1922 में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनका जो संबंध है वो पुरानी बस्ती जयपुर से है। तो ये आपको यहाँ पर वैसे दोस्तों हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत मैं आपको गुलेरी जी का जो परिचय है वो भी आपको विस्तृत रूप से लिखाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा सा है वो भेज दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कहानियों को लेकर के। ठीक है, सुमृति मन के है, और ये आपकी जो कहानियाँ थी पिछली किताबों में आपकी संकलित थी NCERT किताबों में, वो तो आपकी हटा दी गई हैं, लेकिन फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए वो अभी भी दोस्तों रखी हुई हैं। तो अब हम दोस्तों आते हैं कहानी के ऊपर। तो आज की दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्नातक स्तर की RPSC में जो कहानियां लिखी हुई हैं, उजाले की मुसाहिब, पटाक्षेप नहीं होगा, और तीनों कहानियां दोस्तों मैंने पूस की रात, तीनों कहानियां मैंने बहुत ही विस्तार के साथ में समझा करके एक एक क्वेश्चन बताते हुए पढ़ा दी हैं। उजाले की मुसाहिब, पूस की रात के दोस्तों मैंने प्रश्नोत्तरों की वीडियो भी डाल रखी है, आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। इसके अलावा दोनों की दोस्तों मैंने PDF है वो भी भेज दी है, और पूस की और जो आपकी पटाक्षेप नहीं होगा उसकी भी दोस्तों PDF है, जल्द ही आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे दिए गए लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं आज उसने कहा था। आज की क्लास में दोस्तों हम पूरी की पूरी उसने कहा था को पढ़ लेंगे। ठीक है, बड़े बड़े शहरों के इक्के वालों की, हालांकि ये कहानी दोस्तों मैंने सबसे पहले पढ़ाई थी और मुझे पता था कि ये RPSC में रहने वाली है, ये हटेगी नहीं। इसके अलावा दोस्तों मैंने शुरुआत से ही मैंने तीनों कहानियाँ नहीं पढ़ाई थी, क्योंकि मुझे पता था इनमें से कोई ना कोई कहानी है वो चेंज होगी। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि तीनों कहानियाँ चेंज हो गई, उनकी जगह पर दोस्तों बहुत ही शानदार और छोटी छोटी कहानियाँ मस्त, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी लगा दी गई हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं। पंजाब का दोस्तों यहाँ पे चित्रण है। ठीक है, बड़े बड़े शहरों के इक्की गाड़ी वालों की जवान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर की बम्बू कार्ट वालों की बोली का मरहम लगाएं। यानी कि जैसे बम्बई शहर है, कोलकाता शहर है, वहाँ पर जो गाड़ीवान हैं, जो तांगे वाले हैं, तो वो बहुत ही कड़ी बोली बोलते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोड़े मारते हों। तो जिनकी पीठ छिल गई है, जो उनकी कड़ी बोली सुन करके, ठीक है, वो उनके कान जिनके पक गए हों, तो वो ऐसा करें कि अमृतसर आएँ। पंजाब की अमृतसर शहर है जहाँ पर स्वर्ण मंदिर है, वहाँ के बम्बू कार्ट वालों की बोली का है वो मरहम लगाएं। तो यहाँ पर आपके कि किनकी ज़बान है वो बहुत मीठी बताई गई है, तो यहाँ पर बम्बू कार्ट वालों की। तो यहाँ पर दोस्तों इस बात में बम्बू कार्ट वालों की जो ज़बान है, उनकी जो बोली है, उसकी प्रशंसा की जा रही है। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आंखों के ना होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की उंगलियों के पोरों को चींघकर अपने ही को सताया हुआ मानते हैं और संसार भर की ग्लानि, निराशा और क्षोभ के अवतार बने नाक की सीध चले जाते हैं। तब अमृतसर में उनकी बरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लड्ढी वाले के लिए हर ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ा कर
बचो खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई जी, आने दो लला जी, हटो बाछा यानी कि बच्चा, कहते हुए सफ़ेद फेंटों, खच्चरों और बत्तखों, गन्ने और खोमचे और भारे वालों के जंगल में से राह खेते हैं। तो ये बात दोस्तों यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि अमृतसर के जो तांगे वाले हैं ना, तो वो बहुत ही सब्र वाले हैं, क्योंकि जो बड़े बड़े शहर वाले हैं वो तो अपनी धुन में चले जाते हैं, उनके पास सब्र नहीं है, थोड़ा सा भी इंतज़ार नहीं है, कड़ी भाषा बोलते हैं, ठीक है, ऐसा लगता है कोड़े की तरह मार कर रही हो। लेकिन जो अमृतसर के तांगे वाले हैं वो बहुत ही मीठी ज़बान का प्रयोग करते हैं। क्या मीठी ज़बान है? बचो खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई जी, आने दो लला जी, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। और यदि कोई उनके सामने आ जाए, ठीक है, उनके सामने आ जाए तो फिर वो सबको बचाते हुए आराम से सब्र के साथ में रुकते हुए अपना जो तांगा है उसको निकाल करके ले जाते हैं। ठीक है, तो ये बात है दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखनी है। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े, यानी कि वो बिना जी और साहब के तो बात ही नहीं करते हैं। यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती नहीं, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती हुई उनकी जीभ है वो तो बहुत चलती है। ठीक है, बड़े बड़े शहरों वाले चलाते उतनी ही उनकी जीभ चलती है, लेकिन उनकी और इनकी जीभ में क्या अंतर है कि उनकी तो कठोर मार करती है, ठीक है, कड़ी मार करती है, लेकिन जो इनकी जीभ है वो बहुत मीठी छुरी की तरह मार करती हुई चलती है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन है कि मीठी छुरी की तरह मार करती हुई किसकी जीभ चलती है? तो बम्बू काट वाले तांगे वालों की। यदि कोई बुढ़िया बार बार चेतौनी यानी कि चेतावनी देने पर भी लीक से यानी कि रास्ते से नहीं हटती, तो उनकी वचनावली यानी कि उनकी जो वाणी है, जो वो वचन बोलते हैं, वचनावली के ये नमूने हैं। हट जा जीड़े जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पुत्ता प्यारिए, बच जा लंबी बालिए। कि हट जा जीड़े जोगिए, किया कि हट जा भाई तू जीने योग्य है। तो आपको ये शब्द हैं, इनके अर्थ हैं याद रखने हैं। जीड़े जोगी यानी कि जीड़े जीने वाली है। हट जा कर्म वालिए कि तू भाग्यों वाली है, कर्म वाली यानी कि भाग्यों वाली है। हट जा पुत्ता प्यारी यानी कि तू पुत्रों को प्यारी है। और बच जा लंबी वाली है यानी कि तू लंबी उम्र तेरे सामने है, इसलिए तू बच जा, हमारे तांगे के सामने से हट जा। समष्टि यानी कि संसार में या फिर समाज में इसका अर्थ है कि तू जीने योग्य है, तू भाग्यों वाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा बच जा। तो ये आपको पहले तो इनके यहाँ के शब्द हैं उनके अर्थ आने चाहिए। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि ये शब्द हैं, आपको दे देगा हट जा जीड़े जोगी, ये कथन है वो कौन कहता है? तो ये बम्बू काट वाले हैं, जो तांगे वाले हैं अमृतसर के, वो कहते हैं। किससे कहते हैं? कि कोई यदि बुढ़िया है, रास्ते से नहीं हटती है, तब ये कथन कहे जाते हैं। तो आपकी यहाँ तक आपका समझ में आ गया होगा। ऐसे बम्बू काट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों इनकी प्रेम कहानी है वो शुरुआत होती है बचपन में। दोनों ही अपने मामा के यहाँ पर आए हुए हैं। लड़का है वो मामा के यहाँ पर आया है, लड़की है दुकान पर आ मिली। उनके बालों पर, तो कहाँ पर मिलते थे दोनों? दुकान पर। उनके बालों और इसके ढीले सुथने से जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं। ठीक है, लड़के के तो बाल थे और उसका ढीला सुथना था, एक वस्त्र होता है दोस्तों। वे अपने मामा के केश धोने के लिए दही लेने आया था। यानी लड़का है दोस्तों किस लिए आया था? यहाँ पर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि लड़का है वो मामा के केश यानी कि बालों को धोने के लिए दही लेने आया है दुकान पर, और यह रसोई के लिए बढ़िया, और लड़की है वो क्या लेने आई है? बढ़िया लेने आई है। दुकानदार एक परदेशी से गुंथ रहा था जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी को बिना गिने बिना हटता ना था। यानी कि कोई जो परदेसी है, कोई बाहर का आदमी है, वो शेर भर पापड़ ले रहा है, लेकिन उनकी गड्डी को गिन रहा है कि भाई गिन कर ही मैं लूँगा। तो ये बात है, आपको याद रखनी है। तो यहाँ से आपके दो क्वेश्चन बनते हैं। लड़का लड़की कहाँ पे मिलते थे? बाज़ार में सबसे पहले मिले थे, दुकान पे मिले थे। ठीक है, हलवाई की दुकान पे मिले थे। और जो लड़का है वो क्या लेने गया था? तो वो अपने मामा के केश को धोने के लिए दही लेने गया था, और जो लड़की है वो रसोई के लिए बढ़िया लेने गई थी। तो अब कहता है भैया तेरा घर कहाँ है? तो ये दोस्तों आपके लड़का का कथन है। ठीक है, लड़का पूछता है लड़की से कि तेरा घर कहाँ है? मगरे में। और तेरे? तो यहाँ पर लड़की जवाब देती है। तो अब लड़की का जो घर हो गया वो हो गया मगरे में। ठीक है, यहाँ पर आपको ये याद रखना है
कि लड़का पूछता है कि तेरा घर कहाँ है, लड़की कहती है मगरे में, और तेरा कहाँ है, मांझे में, यहाँ कहाँ रहती है। तो लड़का जवाब देता है कि मेरा घर है वो, लड़की कहती है कि तेरा कहाँ है, तो लड़का कहता है कि भाई मांझे में। तो लड़का का घर है वो कहाँ है, मांझे में, ठीक है। और यहाँ कहाँ रहती है, फिर लड़का तुरंत सवाल करता है कि यहाँ पे तू कहाँ रहती है, अतर सिंह की बैठक में बे मेरे मामा होते हैं। तो लड़की के कौन कहाँ पे आई थी, अपने मामा के घर आई थी। उनके मामा का क्या नाम था, अतर सिंह। तो ये लड़की के मामा हैं, लड़की का मामा, ठीक है। मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है, ठीक है। तो अतर सिंह की बैठक में कि लड़की के मामा का घर कहाँ था, अतर सिंह की बैठक में, और लड़का का जो मामा था उसका घर कहाँ था, वो था गुरु बाजार में। तो ये आपको दोस्तों याद रखना है कि जो लड़की है वो तो मगरे में रहती थी, ठीक है, और लड़का है वो माझे में रहता था। लड़की का घर है वो अतर सिंह की बैठक में, यहाँ का रहती है, अतर सिंह की बैठक में थी, वो मेरे मामा होते हैं, अतर सिंह उसके मामा थे, ठीक है। और लड़की के जो मामा का घर था वो था गुरु बाजार में। तो ये आपको दोस्तों याद रखना है। अब हम चलते हैं कि इतने में ही दुकानदार निपटा और इनका सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़की ने मुस्कुराकर पूछा कि तेरी कुड़माई हो गई है। तो ये आपका बहुत दोस्तों इस कहानी का जो सबसे ज़्यादा प्राण वाक्य है वो है तेरी कुड़माई हो गई है। और लड़का है वो दोस्तों क्या पूछता है, तो आपसे संवाद दे करके पूछेगा कि ये तेरी कुड़माई हो गई है, ये संवाद किसने कहा था। तो ये तो आपके क्या तो लड़का कह दो या फिर आपका लहना सिंह है, इस लड़के का नाम क्या है, लहना सिंह। तो यहाँ पर ये संवाद है वो कहता है कि तेरी कुड़माई हो गई है। इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत्त कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। तो जब लड़की ने पूछा कि तेरी कुड़माई हो गई तो लड़की ने क्या जवाब दिया, तो धत्त यानी कि धत्त तेरी की। तो ये बात कह करके वो दौड़ जाती है। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ अचानक दोनों अकस्मात दोनों मिल जाते। महीना भर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने पूछा कि तेरी कुड़माई हो गई है, उत्तर में वही धत्त मिला। यानी कि लड़का हर बार मिलता था, 2-3 बार उनसे पूछा कि तेरी कुड़माई, कुड़माई कहते हैं दोस्तों सगाई, ये पंजाबी शब्द है, ठीक है। पंजाब के लेखक हैं, पंजाब की जो पृष्ठभूमि है उस पर यह कथा लिखी गई है, जयपुर के लेखक हैं। तो यहाँ पर इन्होंने कुड़माई यानी कि सगाई, उत्तर में वही धत्त मिलता था। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चढ़ाने के लिए पूछा तो लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई है। यानी कि लड़का समझ रहा था अब भी नहीं हुई है, वही धत्त कहेगी, ठीक है, इतनी छोटी सी ये कहाँ हुई होगी। तो यहाँ पर आपका, लेकिन इस बार जो लड़की है वो लड़के की संभावना के विरुद्ध है, वो उत्तर देती है कि हाँ हो गई है। कब, लड़का पूछता है कब, कल देखते नहीं है रेशम से कड़ा हुआ सालू। तो ये दोस्तों लड़की का कथन है, ठीक है, यानी कि ये रेशम से कड़ा हुआ सालू है, ये देखते नहीं, इससे ये जाता है कि मेरी कुड़माई यानी मेरी सगाई हो गई है। लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया। एक छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई। एक कुत्ते पर पत्थर मारा। एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। सामने नहाकर आई हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई। तो यहाँ पर दोस्तों अंधे की उपाधि है वो कब पाता है, जब वो किसी वैष्णवी से टकराता है, तब वो उसको अंधा कहती है। तब कहीं जा कर के घर पहुँचा। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन और बन जाता है कि लड़की जब कहती है कि मेरी कुड़माई हो गई है, देखते नहीं रेशम से कड़ा हुआ सालू, तो जो लड़का है वो क्या क्या करता हुआ, कौन सी घटना है वो नहीं घटित होती है उसके साथ में। पहली घटना है कि एक लड़का है उसको मोरी में ढकेल देता है। एक छाबड़ी वाला है उसकी कमाई है वो भी गिर जाती है। एक कुत्ते पर पत्थर मारता है। एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल देता है। और सामने से नहाकर आती हुई वैष्णवी से टकरा जाता है और उससे अंधे की उपाधि पाता है। तो ये सारी घटनाएं दोस्तों होती हैं। इसमें दोस्तों आपके 4 भाग हैं, ठीक है। तो पहला भाग हो गया, अब तो हम दूसरा भाग है वो पढ़ने वाले हैं। अब ये दोस्तों आपकी शुरुआत में हमें थोड़ी सी पृष्ठभूमि बताई गई है। अब क्या है, लड़की कुड़माई हो गई, उसकी शादी हो गई, वो चले जाती है। लड़का भी अपने मामा के यहाँ से अपने घर चले जाता है। थोड़ा सा दिन बीतते हैं तो लड़का है दोस्तों वो सेना में भर्ती हो जाता है और प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है। कहानी हमारी लिखी गई थी दोस्तों 1915 में दोस्तों लिखी गई थी, ठीक है।
और प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी आपके 1914 से लेकर के 1918 में। तो ये 1915 में लिखी गई थी। तो जो लहना सिंह है वो बड़ा हो जाता है सेना में भर्ती होकर के, तो वो दोस्तों यहाँ पर फ्रांस की तरफ से यानी कि लड़ रहा है। ठीक है, जर्मनी यानी कि जो आपके एक तो फ्रांस था आपका, एक ब्रिटेन था। ठीक है, तो इनकी तरफ से आपके जर्मनी की तरफ, जर्मनी है, इटली है, तो इनके विरुद्ध है वो लड़ता है, सेना में भर्ती हो जाता है और फ्रांस की भूमि पर पहुंच जाता है। तो अब ये युद्ध की दोस्तों विभीषिका है, उसका चित्रण यहाँ पर किया गया है। राम राम राम, यह भी कोई लड़ाई है। दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियाँ अकड़ गईं, लुधियाने से 10 गुना जाड़ा और मेह और बर्फ़ ऊपर से। तो दोस्तों यहाँ पर जहाँ पर बात ये रही है वहाँ लुधियाना से कितना गुना जाड़ा पड़ता है? 10 गुना ज़्यादा जाड़ा पड़ता है। पिंडलियों तक पांव कीचड़ में धंसे हुए हैं, ज़मीन कहीं दिखती नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है। 100-100 गज धरती उछल पड़ती है। तो वहाँ पर दोस्तों हमेशा ही बमबारी गोलाबारी होती रहती थी। तो यहाँ पर ये बात है, वहाँ पर ठंड और युद्ध के दोस्तों क्या वातावरण है उसका यहाँ पर लेखक है वो चित्रण करना चाह रहा है। इस गैवी गोले से बचे तो कोई लड़े, नगरकोट का जलजला सुना था, यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। ठीक है, जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कोहनी निकल गई, चटाक से गोली लगती है। नामालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। तो ये बात दोस्तों इनके कई उनके साथी हैं। ठीक है, कौन कौन से नाम आएंगे वो हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये बात इनके बीच में चल रही है। लहना सिंह और 3 दिन हैं, 4 तो खंदक में ही बिता दिए, यानी कि अब 3 दिन बचे हैं, 4 हमने खंदक में बिता दिया, यानी कि 7 दिन का है। परसों रिलीफ यानी कि छुट्टी आ जाएगी, फिर 7 दिन की छुट्टी। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सो रहेंगे, यानी 7 दिन तो वो काम पे थे और 7 दिनों की इनको छुट्टी मिल जाएगी। उस फिरंगी मेम के बाग में मखमल का सा हरा घास है, फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं दाम नहीं लेती, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। तो ये बात है दोस्तों यहाँ पर चल रही है कि मखमल का सा हरा घास है, फल और दूध की जो वर्षा है वो कौन कर देती है? फिरंगी मेम कर देती है। लाख कहती है, तो ये आप कहते हैं ये किसका संवाद था, किसके बारे में कहा गया है? तो ये फिरंगी मेम के बारे में कहा गया है। अब लहना सिंह दोस्तों क्या कहता है? ठीक है, तो यहाँ पर जो ये संवाद चल रहे हैं दोस्तों, ये सूबेदार हजारा सिंह के, ठीक है, और लहना सिंह के बीच में चलते हैं। तो ये आपका लहना सिंह कहता है कि राम राम राम, यह भी कोई लड़ाई है। ठीक है, दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियाँ अकड़ गई, लुधियाने से 10 गुना ज़्यादा पड़ता है। तो ये बात है। तो ये आपका लहना सिंह है वो कह रहा है। अब लहना सिंह से कहता है फिर सूबेदार हजारा सिंह, भाई लहना सिंह तुम क्यों चिंता कर रहे हो? 4 दिन तो हमारे बीत गए, 4 तो खंदक में बिता दिए, 3 दिन हो रहे, परसों हमारी क्या है छुट्टी आ जाएगी, फिर हम आराम से फिरंगी मेम के बाग में अपने हाथों से खाया करेंगे और झटका करेंगे। तो ये बात है वो सूबेदार जी बोलते हैं। अब लहना सिंह दोस्तों उसके बारे में क्या बोलता है? 4 दिन तक पलक नहीं झपी, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। बहुत ही ज़्यादा दोस्तों मोस्ट कथन है आपका। किसका संवाद है? ये आपका लहना सिंह का संवाद है। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेला मार कर ना लौटूं तो मुझे दरबार साहब की देहली पर मत्था टेकना नसीब ना हो। पाजी कहीं के कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। यानी संगीन कहते हैं दोस्तों आपके तलवार। ठीक है, यों अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था, 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था, पीछे जनरल ने हट जाने का कमान दिया नहीं तो ये बात है वो दोस्तों, वो आपका लहना सिंह कह रहा है। तो सबसे पहला संवाद तो इसमें ये हो गया कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। ये किसका संवाद है? तो ये लहना सिंह का है कि 7 जर्मनों को अकेला मार कर ना लौटूं तो मुझे दरबार साहब की, ये संवाद आपका लहना सिंह का है। ठीक है, तो 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था, तो किसकी बात की जा रही है? किसने नहीं छोड़ा था? लहना सिंह ने। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है।
सूबेदार हजारा सिंह कहता है कि नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते, यानी कि तुम्हें यदि जनरल साहब है वो नहीं रोकते तो फिर क्या तुम सीधे बर्लिन पहुंच जाते, यानी कि जो जर्मनी की जो राजधानी है वो है दोस्तों बर्लिन। सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुराकर कहा, लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते, बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा। तो ये बात दोस्तों, ये भी आपका मोस्ट संवाद है। लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते, बड़े अफसर है वो दूर की सोचते हैं। तो ये बात है वो सूबेदार हजारा सिंह कहता है। लहना सिंह है, ठीक है, ये इनके दोस्तों बोदा है, ये तो सैनिक हैं, इनके ऊपर सूबेदार की नियुक्ति होती थी और उनके ऊपर जनरल की नियुक्ति होती थी। तो ये बात है वो जनरल कहता है, और जनरल है वो ब्रिटिश सेना का ही अधिकारी कोई ना कोई होता था। तो ये बात सूबेदार हजारा सिंह का कथन है दोस्तों। सूबेदार जी सच है, लहना सिंह बोला, पर करें क्या, हड्डियों हड्डियों में तो जाड़ा धस गया है। ये भी कथन आपसे पूछा जा सकता है। सूर्य निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियों के सोते झर रहे हैं, एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। तो ये बात आपका लहना सिंह कहता है कि एक धावा यदि हो जाए तो गर्मी आ जाए। किसका कथन है, लहना सिंह का। यानी कि यहाँ पर दोस्तों लहना सिंह के व्यक्तित्व की किस विशेषता को पता चलता है कि वो बड़ा ही वीर है, साहसी है, लड़ाकू है, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार की विशेषता का पता चलता है। उद्यमी उठ, ऊदमी उठ, सिगड़ी में कोले डाल, बजीरा तुम 4 जने बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। महासिंह शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पैरा बदल ले। यह कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगे, ठीक है। तो अब ये कहते हैं, बजीरा सिंह कहते हैं कि ऊदमी उठ, सिगड़ी में कोले डाल, बजीरा तुम 4 जने बाल्टियाँ लेकर के, यानी कि 4 जने बजीरा से कहा, एक बजीरा सिंह है, एक हजारा सिंह है, एक लहना सिंह है। तो ये संवाद यहाँ पर दोस्तों अभी तक पात्र हैं वो आ गए हैं। महासिंह शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदल दो। तो जो सूबेदार हजारा सिंह है उन्होंने खाई का दरवाज़ा का पहरा बदलने के लिए किससे कहा था, तो वो कहा था महासिंह से। बाल्टियाँ लेकर के खाई का पानी निकालने के लिए किससे कहा था, तो वो आपके बजीरा सिंह से कहा था। तो बजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। तो आपको ये याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है दोस्तों, कि पलटन का विदूषक है वो कौन था, वो था आपका बजीरा सिंह। बाल्टी में गंदला पानी भरकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पाधा बन गया हूँ, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। तो ये जो दोस्तों संवाद है वो आपके 2018 की 2nd ग्रेड की भर्ती में आपसे पूछा गया था कि ये संवाद किसका है। तो ये संवाद हो गया आपके वजीरा सिंह का। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए। लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी वाड़ी के खरबूजों में पानी दो, ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। तो ये कथन है दोस्तों, ये भी आपसे आपके लिए प्रत्येक दोस्तों संवाद है वो इम्पोर्टेंट है। और ये आपसे पूछा जा सकता है किसने किससे कहा था, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो, ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। तो ये जो कथन है वो आपके लहना सिंह ने आपके वजीरा से कहा था। हाँ, देश क्या है स्वर्ग है, मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 गुना ज़मीन यही मांग लूँगा, फलों के बूटे लगाऊंगा। तो वो क्यों ज़मीन मांगता है, कि फलों के पेड़ लगाने के लिए। और ये कथन किसका है, वो है आपके वजीरा सिंह का। लाड़ी होरा को भी यहाँ बुला लोगे। हाँ, देश क्या है स्वर्ग है, मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 गुना ज़मीन यही मांग लूँगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। लाड़ी होरा को भी यहाँ बुला लोगे, या वही दूध पिलाने वाली फिरंगी मैम। तो ये बात है दोस्तों, वो इससे कह रहे हैं। तो ये बात जो कही है वो कही है आपके सूबेदार हजारा सिंह ने दोस्तों ये बात कही है कि हाँ, देश क्या है, ये तो स्वर्ग है, और लड़ाई के बाद मैं सरकार से यहीं पर ज़मीन मांगूंगा और यहाँ पर मैं फलों के पेड़ पौधे हैं वो लगा लूँगा। तो फिर वहाँ पर कोई कह रहा है कि लाड़ी होरा को भी यहाँ बुला लोगे। तो लाड़ी जो होरा है दोस्तों वो है आपके जो हजारा सिंह है उनकी पत्नी है। और ये लाड़ी होरा वही लड़की है जो कहती है कि मेरी कुड़माई हो गई है, देखते नहीं ये रेशम से खड़ा हुआ सालू, या वही दूध पिलाने वाली फिरंगी मैम।
तो जो दूध वाली फिरंगी मैम के बारे में बात कही थी वो हजारा सिंह ही कहते हैं। ठीक है, तो उन पर व्यंग करते हुए कहता है कि यही क्या वही दूध पिलाने वाली फिरंगी मैम रहेगी या फिर तुम अपनी पत्नी लाड़ी हुरा को भी यहाँ पर बुला लोगे, चुप कर यहाँ वालों को शर्म नहीं। तो ये कहता है आपके हजारा सिंह कहता है। देश देश की चाल है, देश देश की चाल है, आज तक मैं उसे समझा ना सका कि सिख तम्बाकू नहीं पीते, वह सिगरेट देने में हट करती है, होठों से लगाना चाहती है, मैं पीछे हटता हूँ तो समझती है राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। अच्छा, अब बोध सिंह कैसा है? अच्छा है। तो ये बात है दोस्तों, वो बोध सिंह है, वो हजारा सिंह का पुत्र है। ठीक है, तो ये बात वो पूछता है। ठीक है, तो ये बात आपका जो वजीरा सिंह है पूछता है। अच्छा, बोध सिंह कैसा है? अच्छा है। जैसे मैं जानता ही ना हूँ, तो यहाँ पर वजीरा कह रहा है कि जैसे मैं जानता ही ना हूँ, रात भर तुम अपने कंबल उसे उड़ाते हो और आप सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो, उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो, अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो, आप कीचड़ में पड़े रहते हो, कहीं तुम ना मादे पड़ जाना, जाड़ा क्या है मौत है, और निमोनिया को मरने वाले के मुरब्बे नहीं मिला करते। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों आपको संवाद है कि जाड़ा क्या है मौत है, और निमोनिया से जो मरते हैं उनको मुरब्बे नहीं मिलते हैं, क्योंकि निमोनिया दोस्तों ठंड के कारण होता है और मुरब्बा है वो भी ठंड करता है, तो इसलिए जो निमोनिया हो जाता है उसको कभी भी मुरब्बा नहीं दिया जाता। तो ये दोस्तों आपकी वजीरा सिंह का कथन है। ठीक है, और अपना कोट क्यों उड़ा दिया था, क्यों उड़ाता था, क्यों मदद करता था? क्योंकि उसे पता है कि बोधा सिंह हजारा सिंह का बेटा है और उसे थोड़ी सी उसके साथ में सहानुभूति है। लेकिन अभी तक दोस्तों इसको पता नहीं है कि लाड़ी होरा है वो हजारा सिंह की पत्नी है। ठीक है, मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल के खड्ड के किनारे मरूंगा, भाई कीरत सिंह की गोदी में मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बुलेल के खड्ड के किनारे मरूंगा। कौन मरना चाहता है? जो आपका लहना सिंह है। भाई कीरत सिंह की गोदी में मेरा सिर होगा। तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा संवादों के जो पात्र हैं ना उनका नाम यदि लिख दिया जाता थोड़ा स्पष्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आ रही है कि कौन किससे कह रहा है, चारों पांचों एक साथ बैठे हैं, तो संवादों में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। लेकिन जो फेमस संवाद हैं वो आपके यहाँ पर स्पष्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जब मैं आपको PDF भेजूँगा तब आपको एक एक संवाद है वो आराम से लिखा दूंगा। तो मेरा डर मत करो, मैं बुलेल के खड्ड के किनारे मरूंगा, भाई कीरत सिंह, तो इसका लहना सिंह का जो भाई है वो क्या है? कीरत सिंह है। गोदी में मेरा सिर होगा और मेरे हाथ में लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। तो लहना सिंह है, उसने आंगन में कौन सा पेड़ लगाया है? तो आम का पेड़ लगाया है। वजीरा सिंह ने त्योरी चढ़ाकर कहा, क्या मरने मारने की बात लगाई है, मरें जर्मनी और तुर्क। हाँ भाइयों, कैसे? तो अब यहाँ पर दोस्तों एक जो लोकगीत है वो ये गाते हैं पंजाबी में कि दिल्ली शहर ते पिशोर नू जांदिए, कर लेना लौंगा दा व्यापार मणिए, कर लेना ना देड़ा सोडा अड़िए, ओए लाना चटाका कंदुए नू के बढ़ाए वे मज़ेदार गोरिए, हुण लाना चटाका कंदुए नू। तो दिल्ली शहर ते ये लाइन दे करके आपसे पूछा जा सकता है किस कहानी से ली गई है? तो ये आपके दोस्तों उसने कहा था कहानी से ली गई है। कौन जानता था कि दाढ़िया वाले घरवारी सिख, ठीक है, ऐसे लुच्चों का गीत गाएंगे। पर सारी खंदक इस गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर ताजे हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौज करते ही रहे हों। तो आपसे प्रश्न यहाँ पर फिर बन जाता है कि सिपाहियों में जो आपकी सुस्ती छाई हुई थी, जो थकान छाई हुई थी, वो कैसे मिटाई सिपाहियों ने? तो गीत गा करके वो मिटाई थी। अब दोस्तों इसका तीसरा भाग है वो भी हम पढ़ने वाले हैं। दोपहर रात गई है, अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के 3 टिनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर और लहना सिंह के 2 कंबल, ठीक है, यानी कि 3 तो टिन हैं दोस्तों नीचे और 2 कंबल उसके नीचे बिछा लिए हैं। बोधा सिंह के, लहना सिंह के 2 कंबल और एक बरान कोट ओढ़ करके सो रहा है। लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है, एक आंख खाई के मुंह पर है और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह कराहा, क्यों बोधा भाई क्या है, पानी पिला दो।
तो ये पानी पिला दो कौन कहता है दोस्तों? ये आपका कहता है बोधा सिंह। पानी पिला दो। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा, कहो कहो कैसे हो? पानी पीकर बोधा बोला, कपनी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। तो ये दोस्तों आपके बीमारी की स्थिति है। तो बीमार कौन है यहाँ पर? बोधा सिंह है, वो बीमार है, वो ठंड से कोकड़ रहा है। तो यहाँ पर ये संवाद आपका बोधा सिंह का हो गया। अच्छा मेरी जर्सी पहन लो। तो जर्सी है वो क्यों पहनाता है? क्योंकि बोधा सिंह है वो ठंड से कोकड़ रहा है, उसके दांत बज रहे हैं, कपकपी छूट रही है, तो इसीलिए वो लहना सिंह है अपनी जर्सी उतार करके उसको पहना देता है। और तुम, मेरे पास सिगड़ी है और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है। तो ये बात है वो लहना सिंह कहता है। ना मैं नहीं पहनता, 4 दिन से तुम मेरे लिए इतना सब कर रहे हो। हाँ याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी आज सवेरे ही आई है, विलायत से बुन बुन कर भेज रही हैं मैं गुरु उनका भला करे। यूँ कहकर लहना अपना कोट उतार कर जर्सी उतारने लगा। तो जब बोधा सिंह जर्सी पहनने से इनकार कर देता है तो लहना सिंह क्या बहाना लगाता है कि मेरे पास भाई जो विलायती मेमे हैं, नई जर्सी उन्होंने भेज करके मुझे सुबह ही भेज दी है, वो मेरे पास है, मैं उसको पहन लूँगा, तुम उसको पहन लो। सच कहते हो और नहीं तो झूठ। यूँ कहकर नहीं करते बोधा को अपने ज़बरदस्ती जर्सी पहना दी। आप खाकी कोट और जीन का कुर्ता पहनकर पहरे पर आ खड़ा हुआ। मेम की जर्सी की कथा केवल कथा थी। तो ये कथा, ये संवाद आपसे कह दिएगा, मेम की जर्सी की कथा केवल कथा थी। ये किसने और किसने ये कथा बनाई थी और किसके लिए बनाई थी? तो ये लहना सिंह ने बोधा के लिए बनाई थी। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज़ आई। तो ये दोस्तों आधा घंटा बीता और इतने में खाई के मुंह से आवाज़ आई, सूबेदार हजारा सिंह। कैप्टन लपटन साहब, हुक्म हुजूर, कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करके सामने हुआ। ठीक है, कि सूबेदार हजारा सिंह को आवाज़ आती है कि कौन? लपटन साहब, हुक्म हुजूर। ठीक है, देखो इसी समय धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है। ठीक है, किस दूरी पर है? मील भर की दूरी पर और पूरब दिशा में। उसमें 50 से ज़्यादा है जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है, 3-4 घुमाव हैं, जहाँ मोड़ है वहाँ 15 जवान खड़े कर आया हूँ। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ लेकर उनसे मिलो। खंदक छीनकर वहीं जब तक दूसरा हुक्म ना मिले डटे रहो, हम यहाँ रहेगा। तो ये बात है वो लपटन साहब कहते हैं। और दोस्तों ये लपटन साहब नहीं है बल्कि एक जर्मन सैनिक है जो लपटन साहब का वेश धारण करके यहाँ पर आया है और यहाँ पर ये बम वगैरह है वो सेट करने वाला है। तो ये बात है वो लपटन साहब कहता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 10 आदमी छोड़ने की वहाँ पर वो दोस्तों बात करता है कि 10 आदमी छोड़ जाओ और तुम सबको साथ ले जा करके वहाँ पर 15 जवान खड़े करने की वो बात कहता है। जो हुक्म, तो हजारा सिंह है वो कहते हैं जो हुक्म। चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा। तब लहना सिंह ने उसे रोका। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। यानी कि लहना सिंह है वो भी चलने को तैयार होता है, लेकिन जो सूबेदार था उनकी दोस्ती थी दोस्तों लहना सिंह से, तो वो कहते हैं भाई यहाँ पर बोधा सिंह है, तुम उसके यहाँ पर ख्याल रखना। लहना सिंह समझकर चुप हो गया और पीछे 10 आदमी कौन रहें इस पर बड़ी हुज्जत हुई। कोई रहना ना चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लपटन साहब लहना की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए। जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। तो ये गलती है दोस्तों यहाँ पर वो लपटन कर देता है। तो वहाँ पर 10 सैनिक हैं वो छोड़ गया है हजारा सिंह, बाकी सबको लेकर के चला गया है। आँख मारते मारते, यानी कि कुछ ही दोस्तों क्षणों में जिस प्रकार से आँख का पलक है वो झपकता है, उस इतने ही दोस्तों क्षण में लहना सिंह सब समझ गया। मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते ही उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देख लिया। बाल देखे तब उसका माथा ठनका। लपटन साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में कहाँ उड़ गए, उसकी जगह कैदियों से कटे बाल कहाँ से आ गए। यानी लपटन साहब के तो पट्टियों वाले बाल थे, ठीक है, लंबे लंबे बाल थे, और इसके तो कटे हुए बाल हैं। तो उसके मन में शंका उत्पन्न
हो गई। तो पहले तो दोस्तों सिगरेट वाली बात से समझता है, क्योंकि सिख हैं वो सिगरेट नहीं पीते हैं, ठीक है। जब भी जर्मन सैनिक है वो उनको दे रहा है सिगरेट। शायद साहब शराब पिए हुए हैं, उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया है। लहना सिंह ने जांचना चाहा। लप्टन साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिडेंट में थे, ठीक है। तो उसने सोचा कि शायद ठीक है कि शराब वगैरह पी ली होगी तो बाल कटवा लिए होंगे, तो लहना सिंह ने भाई जांचने के लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। 5 वर्ष से उसके रेजिडेंट में थे, तो ये बात आपको याद रखनी है। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? लड़ाई खत्म होने पर। क्यों, क्या यह देश तुम्हें पसंद नहीं? नहीं साहब, शिकार के वे मज़े यहाँ कहाँ। याद है पारसाल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगधारी के ज़िले में शिकार करने गए थे। तो यहाँ पर आपसे जगधारी ज़िले की बात करता है, पारसाल यानी कि पिछली साल। हाँ हाँ, वहीं जब आप खोते पर सवार थे और आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते के मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। बेशक पाजी कहीं था, सामने से वह नीलगाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी ना देखी थी, और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्ठे में से जा निकली। यानी कि कंधे में गोली लगेगी तो पुट्ठे में से कहाँ निकलेगी। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मज़ा है। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नीलगाय का सिर आ गया था ना। उसने कहा था, आपने कहा था कि रेजिमेंट की मैस में लगाएंगे। हाँ, पर मैंने वह विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सींग 2-2 फुट के तो होंगे। यानी कि ये बात दोस्तों उसको पूछने के लिए कि भाई ये लप्टन साहब है या नहीं है, वास्तविकता में कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा है, कोई शत्रु तो नहीं है। तो ये बात लहना सिंह कहता है कि जगाधारी के जंगलों में हम शिकार खेलने गए थे। इसके अलावा आपने नीलगाय था, उसके सींग 2-2 फुट के थे। तो ये बात आपको याद रखनी है कि नीलगाय के सींग हैं वो कितने फुट के बताए, 2-2 फुट के बताए, ठीक है। वो विलायत भेज दिए गए थे, ठीक है। और खानसामा अब्दुल्ला के जल चढ़ाने की बात है, क्योंकि जो मुसलमान है वो तो मंदिर में जल चढ़ाएगा नहीं। तो इन बातों को दोस्तों, हाँ लहना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे, तुमने सिगरेट नहीं पिया। तो यहाँ पर जो लप्टन है, जो जर्मन सैनिक है, तो वो 2 फुट 4 इंच के सींग है वो बताता है। पीता हूँ साहब, दिया सलाई लेकर आता हूँ। तो ये बात है वो कहता है। लहना सिंह खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा था कि उसने झटपट निश्चय कर लिया क्या करना चाहिए। अंधेरे में किसी सोने वाले से वह टकराया। कौन? वजीर सिंह। हाँ, क्यों लहना, क्या कयामत आई है, ज़रा आँख तो लगने दी होती। यानी वजीरा सिंह से वो टकरा जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि जब वो लपटन आता है तो वो अंधेरे में किससे टकराता है? वजीरा सिंह से। क्या कयामत आई है, ज़रा आँख तो लगने दी होती। तो ये बात है वो वजीरा सिंह कहता है। चौथा भाग इसका दोस्तों, होश में आओ, कयामत आई और लप्टन साहब की वर्दी पहनकर आई है। बहुत ही दोस्तों मोस्ट संवाद है आपका लहना सिंह का। क्या लप्टन साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर यह कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा है और बातें की हैं। सोहरा साफ उर्दू बोलता है पर किताबी उर्दू। मुझे पीने को सिगरेट दिया है। तो अब मारे गए। धोखा है। सूबेदार होरा कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे। तो ये बात है, सूबेदार होरा कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे। यहाँ खाई पर धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ, अभी बहुत दूर ना गए होंगे। तो ये बात है वो आप वहाँ पर किसको भेजता है? तो वजीरा सिंह को भेजता है। सूबेदार से कहो एकदम लौट आएँ। खंदक की बात झूठ है, चले आओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पत्ता तक ना खड़के, देर मत करो। तो ये बात लहना सिंह है वो वजीरा सिंह से कहता है। हुक्म तो यह है नहीं कि ऐसी की तैसी हुक्म की। मेरा हुक्म, जमादार लहना सिंह जो इस वक्त यहाँ का सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है। मैं तो आपसे यहाँ पर दोस्तों एक सवाल आ जाता है कि जमादार किस पोस्ट पर था? तो वो जमादार था। सूबेदार था, सैनिक था, क्या था? तो वो जमादार था। उसका हुक्म है, मैं लप्टन साहब की खबर लेता हूँ। पर यहाँ तो तुम 8 हैं, यानी कि 10 सैनिक थे दोस्तों। वहाँ पर एक था बोधा सिंह, वो तो बिल्कुल बीमार है। वजीरा सिंह यहाँ पर चला जाएगा तो 8 सैनिक बच जाएंगे। 8 नहीं 10 लाख, एक एक अकाली सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। तो ये संवाद आपका दोस्तों लहना सिंह का हो गया। लौटकर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लप्टन साहब ने जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले। तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया। तीनों में एक तार सा बांध दिया। तार के आगे एक सूत की गुत्थी थी, जिसे सिगड़ी के पास रखा। बाहर की तरफ जाकर दिया जलाकर गुत्थी पर रखने वाला था
कि तभी बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने साहब की कोहनी पर तान कर दे मारा। धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी। लहना सिंह ने कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब आंख मीन गोट करते हुए चित्त हो गए। लहना सिंह ने 3 गोले बीनकर खाई के बाहर फेंके और साहब को घसीटकर सिगड़ी के पास लेटाया। जेबों की तलाशी ली, 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालकर उन्होंने अपनी जेब के हवाले किया। साहब की मूर्छा हटी। लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों लपटन साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी। यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं, यह सीखा कि जगादारी के जंगलों में नीलगायें होती हैं और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। नीलगाय के दोस्तों बिल्कुल भी सींग नहीं होते हैं, जबकि जो रोज होता है उसके सींग होते हैं। नीलगाय का यानी कि हस्बैंड। यह सीखा कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं। तो ये सारी बात उसने झूठ कही थी, केवल इसको पहचानने के लिए। यदि ये लपटन साहब होगा तो इन बातों को सीधे पकड़ लेगा, लेकिन वो एक जर्मन सैनिक था, उसे क्या पता कि मुसलमान मंदिरों में जल चढ़ाते हैं या नहीं चढ़ाते हैं, जगादारी के जंगलों में नीलगायें होती हैं या नहीं होती हैं, उनके सींग होते हैं या नहीं होती हैं। तो इसी तरह दोस्तों उसने पहचाना। और लपटन साहब खोते पर चढ़ते हैं, यह तो कहो ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीख आए। हमारे लपटन साहब तो बिन डैम के 5 लफ्ज भी नहीं बोला करते थे। तो लपटन साहब है वो बोलने में कौन सा शब्द है उसे तकिया कलाम के रूप में यूज करते थे, तो वो था दोस्तों डैम। लहना ने पतलून के जेबों की तलाशी नहीं ली। साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेबों में डाले। लहना सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो, पर माझे का लहना इतने बरस लपटन साहब के साथ रहा है। ठीक है कि माझे, तो ये दोस्तों वही माझे की बात आ गई जहाँ पर वो अपनी मामा के यहाँ पर जाता है कि मेरा घर कहाँ है, कि माझे में है, मैं अपनी मामा के यहाँ आया हूँ। उसे चकमा देने के लिए 4 आँखें चाहिए। 3 महीने ही हुए कि तुर्की मौलवी मेरे गांव में आया था। औरतों को बच्चे होने की तावीज़ बांटता था, बच्चों को दवाई देता था, चौधरी के बड़ के नीचे मंजा बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ पढ़ कर उनमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं, गौ को नहीं मारते हैं, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहका था कि डाक खाने से रुपये निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। डाक बाबू पोहलू राम भी डर गया। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मोड़ दी और गांव से बाहर निकाल कर कहा, जो मेरे गांव में पैर रखा तो ये बात है वो कहता है। साहब की जेब में से पिस्तौल चला, लहना सिंह की जांघ में गोली लगी। इधर लहना की हेनरी मार्टिन, तो लहना के पास दोस्तों जो बंदूक थी वो थी हेनरी मार्टिन के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। धड़ाका सुनकर सब दौड़ाए। बोधा चिल्लाया, क्या है? लहना सिंह ने यह कहकर सुला दिया कि यह खड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया। यानी क्या बहाना करता है कि भाई ये कुत्ता आ गया था, उसको मैंने मार दिया है। औरों से सब हाल कह दिया। सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए। लहना ने साफा फाड़ कर घाव के दोनों तरफ पट्टियां कसकर बांधी। घाव मांस में ही था, पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। तो जर्मनों की संख्या कितनी थी? 70। और इधर कितने थे दोस्तों? 8। सिखों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले धावे को रोका, दूसरे को रोका, पर यहाँ थे 8। लहना सिंह तक कर मार रहा था, वह खड़ा था और लेटे हुए थे। वे 70 अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुसाते थे। थोड़े से मिनटों में वे अचानक आवाज़ आई, वाहे गुरु जी दी फतेह, वाहे गुरु जी दा फालसा। तो ये बात दोस्तों कब होती है कि सूबेदार हजारा सिंह है वो पीछे से आ जाते हैं, क्योंकि जो बजीरा सिंह है वो उनके पास में पहुंच जाता है और वो कहता था भाई हमें किसी जर्मन ने बेवकूफ़ बना दिया, आप चलिए। तो इधर जर्मन सैनिक हमला करने आते हैं, तो पीछे से हजारा सिंह है वो भी फौज को लेकर के आ जाता है और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे। ऐन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच में आ गए। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे। सामने लहना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन प्रोना शुरू किया। बंदूक में दोस्तों हेनरी मार्टिन में एक आगे चक्कू सा लगा हुआ होता था, तो उसे ही यहाँ पर संगीन बताया जा रहा है। एक किलकारी और अकाल सिक्का दी फौज आई। वाह गुरुदी जी फतेह, वाह गुरुदी जी खालसा, सत श्री अकाल पुरख। और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रहे यानी कि शहीद हो गए या करा रहे थे। तो 63 दोस्तों यहाँ पर मारे गए थे। सिखों में 15 के प्राण गए। तो ये आपको याद रखनी है कि सिख कितने मारे गए थे? 15। सूबेदार के दाहिने कंधे में गोली आर पार निकल गई। तो किसके दाहिने कंधे में गोली लगी थी? सूबेदार हजारा सिंह। लहना सिंह की पसली में एक गोली लगी, उसने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पूर लिया।
बाकी का साफा कसकर कमरकंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर ना हुई कि लहना सिंह को दूसरा घाव, बड़ा भारी घाव लगा है। तो पसली को गोली लगी थी दोस्तों, किसको? लहना सिंह को। दाएं कंधे में गोली लगी थी, किसको? हजारा सिंह को। 15 सिख मारे गए थे, 63 हैं वो जर्मन मारे गए थे। लड़ाई के समय चाँद निकल आया था, ऐसा चाँद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ क्षय यानी कि हमेशा घटने वाला नाम सार्थक होता है। हवा ऐसी चल रही थी जैसे बाणभट्ट की भाषा में दंत उपदेशाचार्य, यानी कि दांतों को गिड़गिड़ाने वाली जो हवा है, बाणभट्ट की हवा की दोस्तों यहाँ पर उपमा दी है हवा को, यानी कि ऐसी ठंडी हवा चल रही थी तो दांतों को दोस्तों इतना किटकिटा रही थी कि उससे वीणा की सी आवाज़ निकल रही थी। ठीक है, तो दंत वीणोपदेशाचार्य कहलाती। वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी। तो ये बात है वो कौन कहता है दोस्तों? वजीरा सिंह। और जब मैं दौड़ा दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था, सूबेदार लहना सिंह ने सारा हाल सुना। तो ये कहाँ पर लड़ाई चल रही है? फ्रांस में। लहना सिंह से सारा हाल सुना और कागजात पाकर वे उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे। कह रहे थे तू ना होता तो आज सब मारे जाते। तो ये किससे कहा गया? किसकी प्रशंसा है? लहना सिंह की। इस लड़ाई की आवाज़ 3 मील दाहिनी ओर के खंदक वालों ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे टेलीफोन कर दिया था। वहाँ से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने वाली गाड़ियाँ चलीं, जो कोई 1.5 घंटे के अंदर अंदर आ पहुँची। फील्ड कितने घंटे के? 1.5 घंटे के। फील्ड अस्पताल नज़दीक था, सुबह होते होते वहाँ पहुँच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लेटाए गए, दूसरी में लाशें रखी गईं। सूबेदार ने लहना सिंह की जांग में पट्टी बंधवानी चाहिए, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह ज्वर से बर्रा रहा था, वह गाड़ी में लेटाया गया। लहना सिंह को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। यह देख लहना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम है, सूबेदारनी की सौगंध है, जो इस गाड़ी में ना चले जाओ। तो ये लहना सिंह है वो कहता है, और तुम मेरे लिए वहाँ पहुँचकर गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियाँ आती होंगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूँ, वजीरा सिंह मेरे पास है ही। तो ये बात वो कहता है। अच्छा, पर बोधा गाड़ी पर लेट गया, भला आप भी गाड़ी पर चढ़ जाओ। सुनिए तो, सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखो, मेरा तो मत्था टेकना लिख देना, और जब घर जाओ कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। तो यहाँ पर दोस्तों ये आपके शीर्षक की सार्थकता है। शीर्षक ऐसा दोस्तों यहाँ पर सार्थक है, बिल्कुल स्पष्ट है। ठीक है, और थोड़ा सा रोमांच पैदा करने वाला है। ठीक है, थोड़ी सी जिज्ञासा पैदा करने वाला है कि उसने कहा था, किसने कहा था, क्या कहा था, किससे कहा था। तो यहाँ पर अब बात आएगी कि उसने किसने कहा था, क्या कहा था, वो अब बात आने वाली है। सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखो, मेरा मत्था टेकना लिख देना, किसने कहा था? लहना सिंह ने। जब घर जाओ तो कह देना कि उसने मुझसे जो कहा था वो मैंने कर दिया है। अब बात है तो दोस्तों वो अपना सोच पड़ा है, वो सोचता रहता है। गाड़ियाँ चल पड़ी थी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़कर कहा, तैने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं, लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे। अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना कि उसने क्या कहा था। आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा था वही लिख देना और कह भी देना। गाड़ी पर जाते लहना लेट गया। वजीरा पानी पिला दे, मेरा कमरबंद खोल दे। तो ये बात है वो लहना सिंह वजीरा से कहता है। वजीरा यहाँ पर रह गया, केवल तर हो रहा है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। तो ये बात है दोस्तों आपके उसने कहा था कहानी से है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं, सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। लहना सिंह 12 वर्ष का है। अब फिर दोस्तों कहानी है वो आपके उसी बाज़ार में पहुंच गई है जहां पर लड़का लड़की है वो दुकान पर मिले थे। तो लड़का है दोस्तों वो 12 वर्ष का है, अमृतसर में मामा के यहाँ आया है, यानी कि मांझे में आया है। ठीक है, दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे 8 वर्ष की एक लड़की मिलती है। तो यहाँ पर लड़की की उम्र है वो है 8 वर्ष। जब वह पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई है, सगाई हो गई, तब वह धत्त कहकर भाग जाती है। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा, हाँ कल हो गई, देखते नहीं है रेशम के फूलों वाला सालू। सुनते ही लहना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ, क्यों हुआ। वजीरा सिंह पानी पिला दे। तो किससे पानी मांगता है वो बार बार? वजीरा सिंह से। 25 वर्ष बीत गए, 12 साल का था, अब 25 वर्ष बीत गए, यानी कि 25 और जो 12 हैं दोस्तों अब हो गए वो 37 वर्ष, और 8 वर्ष की हो गई, 25 और 8 हो गए आपके
33 वर्ष। ठीक है, तो 33 वर्ष की तो सूबेदार ने होरा हो गई है और 37 वर्ष का है वो लहना सिंह हो गया है। लहना सिंह नंबर 77 राइफल्स में जमादार हो गया है। तो ये आपसे नंबर 77 राइफल्स में जमादार था। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही ना रहा, ना मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर ज़मीन के मुकदमे में पैरवी करने पर वह अपने घर गया। वहाँ रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली। तो घर है वो क्यों गया था 7 दिन की छुट्टी लेकर? कि ज़मीन के मुकदमे की पैरवी करने के लिए। वहाँ रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फ़ौज लाम पर जाती है, यानी कि लड़ाई पर जाती है, फ़ौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोदा सिंह भी लाम पर जाते हैं, लौटते हुए हमारे घर होते जाना, साथ ही चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था। सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पर पहुँच जाता है। जब चल ये दोस्तों युद्ध से पहले की बात है, वो चल रही है, जब युद्ध से आए थे उससे पहले की बात। जब चलने लगे तब सूबेदार बेढ़े में से निकलकर बोला कि लहना, सूबेदार ने तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिला। लहना सिंह भीतर पहुंचा। सूबेदार ने मुझे जानती है? कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग नहीं रहे। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा। आशीष सुनी। लहना सिंह चुप। मुझे पहचाना नहीं? तेरी कुड़माई हो गई है धत, कल हो गई। देखते नहीं है रेशमी बूटों वाला सालू अमृतसर में। भावों की टकराहट से मूर्छा खुली, करवट बदली, पसली का घाव बह निकला। बजीरा पानी पिला उसने कहा था। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा भाव विभोर करने वाली ये कहानी है। स्वप्न चल रहा था, सूबेदार ने कह रही थी मैंने तेरे को आते ही। अब यहाँ पर दोस्तों देखो, ये आपकी फ्लैशबैक पद्धति है, यानी कि लहना सिंह बैठा तो कहीं है लेकिन वो अपनी पहली यादों में जाकर के सोच रहा है बातों को। तो इसे ही कहते हैं पूर्व दीप्ति शैली या फिर फ्लैशबैक पद्धति। सूबेदारनी कह रही है कि मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायलपुर में ज़मीन दी है। तो कहाँ पर ज़मीन दी है? लायलपुर में। आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तीमियों की एक घंघरिया पलटन क्यों ना बना दी, यानी कि हम तीनों को ही क्यों ना एक पलटन बना दी, जो मैं भी सूबेदार के साथ चली जाती। एक बेटा है फौज में भर्ती हुए, उसे 1 ही बरस हुआ है। तो कितने बरस हुए थे? 1 वर्ष। उसके पीछे 4 और हुए पर एक भी नहीं जिया, यानी कि टोटल उसके 5 हुए थे लेकिन 4 मर गए। सूबेदार ने रोने लगी। अब दोनों जाते हैं मेरे भाग। तुम्हें याद है एक दिन टांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़ों की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, यह मेरी भिक्षा है, तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ। तो ये बात दोस्तों उससे आंचल पसार करके मांगती है लहना सिंह से कि भाई ये युद्ध पर जा रहे हैं, तुम इनकी रक्षा करना, ठीक है। इसीलिए तो इसका नाम है उसने कहा था, यानी सूबेदारनी जो हो रहा है उसने कहा था कि भाई तुम मेरे पति और मेरे बेटे की रक्षा करना, लहना सिंह से कहा था। रोती रोती सूबेदारनी ओबरी में चली गई। लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। बजीरा सिंह पानी पिला, उसने कहा था। लहना का सिर अपनी गोद में रखे बजीरा सिंह बैठा है, जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आधे घंटे तक लहना सिंह चुप रहा, फिर बोला कौन? कीरत सिंह। तो अंत समय में दोस्तों उसको किसकी याद आती है? अपने भाई कीरत सिंह की। बजीरा ने कुछ समझकर कहा, हाँ भैया मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट्ट पर मेरा सिर रख ले। बजीरा ने वैसा ही किया। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे बस, अब के हाड़ में यह आम खूब पलेगा। तो अब वो बजीरा सिंह को अपना भाई समझ रहा है कीरत सिंह। उससे कहता है कि मैंने जो आंगन में पेड़ लगाया था आम का, कि अब के हाड़, अब के मौसम में यह आम है वो खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों बैठकर यही आम, कि चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया था। यानी कि लहना सिंह है, उसकी शादी भी हो चुकी है, ठीक है, उसका एक पुत्र भी है। और वो कहता है कि तुम जो दो कीरत सिंह है वो भाई है उसका, तो तुम दोनों, मेरा जो पुत्र है और तुम चाचा भतीजे दोनों बैठ करके आम खाना। जितना मेरा पुत्र है उतना ही बरस का ये आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसको लगाया था। बजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम
ये है आपका दोस्तों 88वीं सूची, मैदानों में घावों से मरा, नंबर 77 सिख राइफल्स जमादार लहना सिंह। ठीक है, 68वीं सूची है दोस्तों, सॉरी 68वीं सूची। ठीक है, मैदान में घावों से भरा, नंबर 77 बटालियन थी, उसमें जमादार था सिख राइफल्स जमादार लहना सिंह। तो ये दोस्तों फ्रांस और बेल्जियम की भूमि थी, उस पर युद्ध चल रहा था, तो उसमें ये खबर आई। तो ये दोस्तों आपने देखा कि कितनी भावुक प्रेम का दोस्तों उदात्त चित्रण करने वाली कहानी है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी है वो अवश्य ही पसंद आई होगी दोस्तों। एक एक संवाद है, कौन किसका है दोस्तों, ये मैंने आपको बताया है, प्रत्येक क्वेश्चन आपको बताया है, और इसके एक एक जो प्रश्न है वो भी मैं दोस्तों आपको लिखवा दूंगा, इसलिए आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। ठीक है, इसकी आपकी PDF है वो आपके टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। यदि आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो दोस्तों ज्वाइन कीजिए। तो चलिए आपसे मिलता हूँ नई कहानी के साथ में। और अब हम दोस्तों जो शुक्ल के निबंध हैं, कामायनी है, ठीक है, इसके अलावा आपके बिहारी रत्नाकर है, जो आपके पद्य के पाठ लगे हुए हैं, उनकी हम दोस्तों शुरुआत करेंगे। तो आपसे मिलता हूँ जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।